गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास के अंदर अध्याय जो चौथा है सेकंड इकाई, और सेकंड इकाई के अंदर भी सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर अध्याय चौथा है, जिसके बारे में हमने कल भी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी कि राज्य प्रशासन, जिसके अंदर दो राज्य प्रशासन या राज्य स्तरीय प्रशासन या स्थानीय शासन दोनों के बारे में जिसके अंदर हमने कल जो चर्चा की थी राज्य प्रशासन के बारे में हमने कल चर्चा की थी, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि राज्य प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती हैं, राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की संपूर्ण भूमिका संपन्न होने के बाद में हम चर्चा करेंगे स्थानीय शासन, जिसमें 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है उसके माध्यम से जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे कल पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद में पृष्ठभूमि में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। क्या जानकारी प्राप्त की थी कि राज्य प्रशासन, जिस राज्य का जो प्रशासन है वो स्वयं केंद्र के प्रशासन के समान ही है। जो केंद्र के अंदर प्रशासनिक भूमिका होती है वैसी राज्य की प्रशासन की भूमिका होती है। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य प्रधानमंत्री, इसी प्रकार राज्य के अंदर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं मुख्य प्रशासन की भूमिका के अंदर। अब हम आज चर्चा करेंगे राज्य प्रशासन की विशेषताएं कि राज्य प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो राज्य प्रशासन की विशेषताओं के अंदर राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व पहली विशेषता है। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व, पृथक संविधान का अभाव। दूसरी जो विशेषता आती है हमारे सामने वो आती है पृथक संविधान का अभाव। तीसरी जो बात राज्य प्रशासन की तीसरी जो विशेषता हमारे सामने आती है वह आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन हो जाना। आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन, केंद्र प्रशासन के अधीन हो जाना। अगली विशेषता है केंद्र पर निर्भरता। राज्य प्रशासन किस पे निर्भर है? केंद्र के ऊपर। केंद्र पर निर्भरता। और उससे अगली विशेषता है राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विकास प्रशासन का। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का प्रतीक। किसका सूचक है? विकास का सूचक है राज्य प्रशासन। फिर अगली विशेषता है राज्य प्रशासन किस पे आधारित है भाई? जनता की सहभागिता पर आधारित है। तो जन सहभागिता पर आधारित, जन सहभागिता पर आधारित। फिर अगली विशेषता है राज्य प्रशासन की कि राज्य प्रशासन की दूरी क्या है भाई? मुख्य तौर पे सचिवालय। जैसे राजस्थान का सचिवालय जयपुर, तो प्रत्येक राज्य के प्रशासन की दूरी क्या है भाई? सचिवालय। तो सचिवालय राज्य प्रशासन की दूरी, सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी। फिर अगली विशेषता आती है हमारे सामने निकल करके कि प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना
कि राज्य प्रशासन के अंदर जो प्रमुख प्रशासक होते हैं, जो जिलाध्यक्ष कहा जाता है, या अन्य जो विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो केंद्र से आते हैं। केंद्र के अंदर क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर के आते हैं, जिनको हम IAS कहते हैं। तो प्रमुख जो प्रशासक होते हैं राज्य के अंदर, वो प्रशासक कहाँ के आते हैं? केंद्र से आते हैं। तो प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना, कहने का मतलब राज्य प्रशासन की प्रमुख भूमिका के अंदर कौन होते हैं? केंद्र सरकार का ही हाथ होता है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार की सेवाएं, वहाँ से चयनित होकर के ही आते हों। तो प्रमुख प्रशासकों का जो प्रमुख प्रशासक हैं, उनका प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। कहने का मतलब राज्य प्रशासन का भी कौन मुख्य तौर पे कौन चलाता है? भाई केंद्र के अधीन ही होता है एक तरह से। केंद्र के जो प्रशासक होते हैं वो राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी होते हैं। और अगली जो विशेषता है राज्य प्रशासन की, वो है राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से किसका एक तरह से एजेंट हो गया? वो केंद्र का। केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। अगली विशेषता, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि होता है? वो राज्य के अंदर भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। फिर अगली विशेषता है स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन। जो स्थानीय स्तर का प्रशासन होता है, तो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंदर संवैधानिक प्रावधान किया है स्थानीय प्रशासन में, जिसमें गांवों का प्रशासन और शहरों का प्रशासन ये किसके अधीन आते हैं? केंद्र के अधीन न आकर के किसके अधीन रखे गए हैं? इनको राज्यों के प्रशासन के अधीन रखे गए हैं। तो स्थानीय प्रशासन। अगली विशेषता है स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के किसके अधीन होता है? राज्य प्रशासन के अधीन होना। इस प्रकार से ये हमारे जो राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई? राज्य प्रशासन की विशेषताओं में देखिए, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है। राज्यों का जो प्रशासन होता है उसको स्वतंत्र रखा गया है केंद्र सरकार की ओर से। उसके अंदर केंद्र सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो राज्यों का जो प्रशासन होता है उसको स्वतंत्र रखा गया है। दूसरी जो विशेषता हमारे सामने निकल करके आती है राज्य प्रशासन की, वो है पृथक संविधान का अभाव। कहने का मतलब पूरे संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग किसी प्रकार की कोई संविधान की व्यवस्था नहीं की गई। उसी संविधान के अनुरूप केंद्र का प्रशासन होगा और उसी संविधान के अनुरूप राज्यों का प्रशासन हमारे को देखने के लिए मिलेगा। राज्यों का प्रशासन उसी संविधान के अनुरूप चलेगा। तो संविधान कोई राज्यों का अलग नहीं है, नहीं केंद्र का अलग है, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। तो अलग से किसी भी कोई संविधान की व्यवस्था नहीं की गई है राज्यों के लिए। राज्य प्रशासन में वही संविधान भूमिका निभाएगा। तो और तीसरी जो विशेषता है आपातकाल में केंद्रीय प्रशासन, जब राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं कि देश के ऊपर कोई संकट आ जाए या कोई विपत्ति आ जाए
तो ऐसी स्थिति के अंदर आपातकाल की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति शासन, जिसको हम आपातकाल शासन या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी कह सकते हैं, संपूर्ण राज्यों का जो प्रशासन है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों या राज्यपाल के अधीन न होकर के किसके अधीन चला जाएगा? केंद्रीय सरकार के अधीन हो जाएगा, केंद्र के अधीन हो जाएगा, राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगा। तो आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन हो जाएगा राज्यों का प्रशासन। साथ ही में जो राज्यों का प्रशासन किस पे निर्भर है भाई? केंद्रीय प्रशासन के ऊपर। क्यों निर्भर है? क्योंकि वहाँ से ही जो संपूर्ण जो गाइडलाइन होती है, संपूर्ण जो व्यवस्था होती है, केंद्र के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि वहाँ से वित्तीय सहायता मिलती रहती है। फिर है राज्य प्रशासन, विकास प्रशासन। राज्यों का जो प्रशासन है किसके रूप में जाना जाता है? विकास, डेवलपमेंट का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? राज्यों का जो प्रशासन। अन्यथा पूरे देश के अंदर एक ही व्यवस्था भी हो सकती है, परंतु राज्य प्रशासन को स्वतंत्र रखा है, जिससे भारत का जो रूप है, जो राज्य है, इसका जो रूप है वो लोक कल्याणकारी बनाया जा सके, लोक कल्याणकारी संभव हो सके। और इसी कारण से राज्य प्रशासन विकास, राज्य प्रशासन को किसका प्रतीक माना गया है? विकास का प्रतीक माना गया है। फिर है राज्यों का जो प्रशासन होता है जनता के सहयोग पर आधारित प्रशासन है, तो जन सहभागिता पर आधारित होता है राज्यों का प्रशासन। जैसे क्योंकि राज्य का जो प्रशासन होता है, यहाँ की जो राज्य की जो जनता होती है वही उस सरकार का चुनाव करती है, तो जन सहभागिता, जनता के सहयोग पर आधारित होता है राज्य का प्रशासन। अगली जो विशेषता है, संपूर्ण राज्यों का जो प्रशासन कहाँ से चलता है उसको कहते हैं दूरी। जहाँ से संपूर्ण राज्य का प्रशासन संचालित होता है वो उसको कहते हैं हम दूरी प्रशासन की, राज्य प्रशासन की। और उसको क्या कहा जाता है? सचिवालय। क्या कहा जाता है भाई? सचिवालय। और जो राज्य प्रशासन के अंदर जो प्रमुख, जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण जो प्रशासक होते हैं, जो प्रशासन को चलाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? राज्य की सेवाओं से न आकर के केंद्र की सेवाओं से आते हैं। और वो केंद्र की सेवाएं कौन सी हैं? अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर के आते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भी किसकी ओर इशारा कर रहा है? केंद्र की तरफ संकेत कर रहा है। फिर है राज्यपाल, राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। राज्य के अंदर है जो केंद्र, यहाँ पर भी केंद्र की ओर इशारा हो रहा है कि जो राज्य प्रशासन के अंदर जो राज्यपाल होता है वो किसका प्रतिनिधि माना जाता है? केंद्र का, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? राज्यपाल। फिर अंतिम है स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन। जो स्थानीय स्तर का, जो गाँव का और जो शहरों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियाँ हैं, चाहे जिला परिषदें हैं, इसी पर नगर पालिकाएँ हैं, नगर जो भी हैं, ये शहरी में आ गई। तो इस प्रकार से सारी की सारी ये कौन से प्रशासन के अधीन आती है? केंद्रीय प्रशासन के अधीन ना करके कौन से प्रशासन के अधीन रखी गई? राज्य प्रशासन के अधीन इनको रखी गई। ये इस प्रकार से प्रमुख विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को बिल्कुल हमारे को ध्यान में रखना है। बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि राज्य प्रशासन कोई 4 विशेषताएं बताइए, राज्य प्रशासन कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं को हमारे को ध्यान में रखना है। अब ये राज्य प्रशासन की विशेषताएं होने के पश्चात हम आगे चर्चा करेंगे राज्य प्रशासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं और राज्यपाल के कार्य क्या हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब बात आती है राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका। अगला जो आपका इसी के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बाद में है राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका के अंदर सर्वप्रथम हम ये चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की क्या भूमिका है राज्य प्रशासन में। जैसे हमारे संविधान में राज्यों में भी वैधानिक प्रधान किसको बनाया गया है? राज्यों का वैधानिक प्रधान किसे बनाया गया है? राज्यों का वैधानिक प्रधान या संवैधानिक
प्रधान, या इसको किसको बनाया गया भाई? राज्यपाल। जिस प्रकार से देश के अंदर वैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्य के अंदर वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। इसको हम नाम मात्र का प्रधान भी कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? राष्ट्रपति में। इसी प्रकार से राज्य की जो संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें मौजूद है? राज्यपाल। इसी प्रकार से देश के अंदर जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्य के अंदर कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। संवैधानिक देश के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्य के अंदर जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वैधानिक प्रधान किसको बनाया गया? राज्यपाल को बनाया गया। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, हमारे अब दोबारा हम चर्चा कर रहे हैं कि एक संविधान का अनुच्छेद 154 क्या बात कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं, राज्य प्रशासन की जो जितने भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किसमें मौजूद होंगी? राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 154 में किस बात का उल्लेख है भाई? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें होंगी? राज्यपाल में। यहाँ पे केंद्र आ जाए सब, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। संघीय सरकार के समान ही, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार है या संघ की सरकार है, उसी के समान ही राज्यों में भी मंत्री परिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर जो वास्तविक कार्यपालिका जो पाई जाती है प्रधानमंत्री में या उसकी मंत्री परिषद में, इसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी ये व्यवस्था देखने के लिए मिलती है कि संघ में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है, इसी प्रकार से राज्य के अंदर भी जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किस में होती है? वास्तविक। मैंने पहले ही बताया था आपको, नाम मात्र की है राज्यपाल और राष्ट्रपति में, तो जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में पाई जाती हैं? राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री में और उसकी मंत्री परिषद। तो राज्यों में मंत्री परिषद संघीय सरकार के समान ही राज्य में मंत्री परिषद, राज्य में जो मंत्री परिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। तो राज्यों में मंत्री परिषद, राज्यों में जो मंत्री परिषद है तो राज्यों में मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां राज्य में किसमें पाई जाती हैं? वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां। तुरंत हमारे दिमाग में इसका उत्तर आना चाहिए कि किसमें? मंत्री। और मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद में पाई जाती है। कौन? वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां। यहाँ पर यह आ जाए कि राज्य के अंदर जो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें पाई जाती हैं, तो अपने को राज्यपाल आना चाहिए। यहाँ पर यह आ जाए कि केंद्र, राज्य की जगह केंद्र में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? मंत्री परिषद में। और वहाँ पर कौन होता है मंत्री परिषद का प्रधान? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से हमारे को इन चीज़ों को हमारे को केंद्र से जोड़ करके या संघ से जोड़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था का प्रारूप ही हमारे राज्यों के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसका वास्तविक, इसका जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है और इसका किसका मंत्री परिषद का मुखिया। मुखिया कौन होता है भाई मंत्री परिषद का? मंत्रियों, देखो मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों की परिषद, और मुख्यमंत्री उन सब मंत्रियों के अंदर जो मुख्य आदमी है वो क्या है? मुख्यमंत्री हो गया। इसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी मंत्री परिषद होती है। उन मंत्रियों के अंदर जो सबका प्रधान है
सबका मुखिया है, उसको हम प्रधानमंत्री, उसके पहले शब्द से पहले मंत्री से पहले प्रधान लग जाता है। यहाँ पे मंत्रियों के अंदर सबसे प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, तो इसलिए वो मुख्य शब्द लग गया, वहाँ पे प्रधान शब्द लग गया। तो इनका मुखिया क्या कहलाता है? मुख्य। मुखिया का मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? मुख्यमंत्री या उसकी मंत्री परिषद में, क्योंकि मंत्री परिषद का जो चयन है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, जबकि उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के अंदर राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 देखो, हमने चर्चा की थी, केंद्र के अंदर जो राष्ट्रपति के नाम से संपूर्ण देश का प्रशासन होता है, इसी पर राज्य के अंदर भी सारा प्रशासन किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यों के अंदर भी यही व्यवस्था अपनाई गई है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अंदर क्या व्यवस्था अपनाई गई है कि राज्यपाल को अपने कार्यों को करने के लिए और राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और वो मंत्री परिषद क्या होगी? वास्तविक कार्यपालिका, जिसका मुखिया क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 163 में। ये बात ध्यान में रखनी है। संविधान का अनुच्छेद 153 किस बात की ओर इशारा करता है? अनुच्छेद 153 करता है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 इशारा किसकी ओर करता है? राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में होगी, और भारत का राष्ट्रपति राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ये संविधान कौन से अनुच्छेद में? 155 में। अब बात आती है कि संपूर्ण राज्य का प्रशासन है वो नाम तो राज्यपाल के नाम से चलेगा, परंतु राज्यपाल करेगा नहीं काम, बल्कि राज्यपाल, क्योंकि नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, वैधानिक शक्ति या वैधानिक कार्यपालिका शक्तियाँ पाई जाती हैं राज्यपाल में, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसमें पाई जाती है? मंत्री। तो राज्यपाल की जो भी राज्य के अंदर जो काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से, परंतु इसी कारण से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की सहायता, कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और ये मंत्री परिषद का राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का निर्माण संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 163 में, 163 के अंदर। तो संविधान का अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद 163 के अनुसार, 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों को करने में सहायता भी देने के लिए तथा सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, किसका? मंत्री परिषद का जिसका प्रधान या मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कौन? किसका प्रधान? मंत्री परिषद का। इस प्रकार से मंत्री परिषद की सहायता से राज्यपाल संपूर्ण राज्य का प्रशासन संचालित होता है। तो इस प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्री परिषद में होती हैं, नाम मात्र की या वैधानिक कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें? राज्यपाल में पाई जाती हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित है, जो राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य प्रशासन में। तो इस प्रकार से हमारे सामने हमने इसके बारे में चर्चा की आज। अब हम कल चर्चा करेंगे राज्यपाल से संबंधित ही, कि राज्यपाल की जो बदलती भूमिका वर्तमान में राज्यों के अंदर राज्यपाल की बदल रही है जो भूमिका, उसके क्या कारण हैं, राज्यपाल को मनोनीत क्यों किया जाता है, जो राज्यपाल है उसको मनोनीत करने के पीछे क्या क्या कारण है, राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए हमारे को कुछ परंपराओं का
चलन हो गया, उन परंपराओं का ध्यान में रखना पड़ता है। राज्यपाल से संबंधित एक आयोग है, उसने क्या क्या सिफारिशें की हैं जिसको सरकारी आयोग कहते हैं, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।